माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वीमेन। मेरी दादी सबकी दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। यहाँ पर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर कहने का मतलब सिर्फ एक कनेक्शन क्रिएट करना हुआ, यानी उनका चित्रण इस तरीके से किया गया कि वो सबकी दादी की तरह थी, यानी कि आप कनेक्ट कर सको उनकी बात से कि साधारण सी स्त्री, साधारण सी दादी जैसे हर किसी की दादी होती हैं, एक बूढ़ी महिला। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। राइटर कह रहा है कि पिछले 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, मैं यहाँ पर मैं राइटर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं जब से उन्हें जानता हूँ तब से वो ओल्ड और रिंकल्ड, रिंकल्ड माने जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ हों, वो पिछले 20 सालों से बूढ़ी और उनका चेहरा झुर्री युक्त, यानी वो झुर्रियों से पूर्ण थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते थे कि वो कभी खूबसूरत और जवान थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। यहाँ पर हैड का बहुत खूबसूरती से यूज़ किया गया है। पहला हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज़ अ मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लोग कहते थे कि कभी वो खूबसूरत और जवान भी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, उनके पति भी थे, बट राइटर के लिए दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कहता है कि मेरे बाबा का, जिनके लिए वो कहता है कि मेरी दादी के जो पति हैं वो कभी थे, ऐसा लोग कहते थे, बट विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। तो उनका पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में मैंटल पीस के ऊपर उनका चित्र टंगा हुआ था। मैंटल पीस यानी अक्सर जो इंग्लिश रूम्स होते हैं, इंग्लिश रूम यानी अंग्रेज़ों के जो घर होते हैं, वहाँ पर घरों में जो आग जलाने के लिए अलग से दीवार में बनाया जाता है, उसे मैंटल पीस कहा है। तो उसके ऊपर वो पोर्ट्रेट टंगा हुआ था। आगे उनके बारे में बताते हैं कि ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी, टर्बन यानी पगड़ी, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके सीने को, उनकी छाती को घेर रखा था, ढक रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और उनको देख कर ऐसा लगता था कि वो कम से कम 100 साल के होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमरस वे में एक बात कही है कि वो उस तरीके के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनके बच्चे या जिनकी पत्नी कभी रही होंगी। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो ऐसे, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उनके बच्चे और उनकी पत्नी ना होकर के एज इफ़ ही कुड हैव ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि सिर्फ उनके बहुत बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यहाँ पर द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग को बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ताकि हमसे ऐसी अपेक्षा की है कि हम लोग इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा रुक करके इस पर विचार करेंगे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और मेरी दादी के लिए खूबसूरत और जवान होना, ये विचार मात्र विद्रोह उत्पन्न करने वाला था, लगभग विद्रोह उत्पन्न करने वाला था। यानी कि इसका भाव अगर देखें तो ये थॉट असहज था, यानी पछता नहीं था दिमाग में कि वो कभी खूबसूरत और जवान रही होंगी। ऐसी छवि लेखक के मन पर उसकी दादी की है कि वो विश्वास करने को तैयार ही नहीं है कि कभी वो खूबसूरत और जवान रही होंगी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर लेखक को बताया करती थी उन खेलों के बारे में जो वो खेला करती थी जब वो जवान थी, जब वो उनका अपने बचपन में थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एज वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स यूज टू टेल अस। और जो ये बताती थी दादी, तो वो काफ़ी भद्दा और असहज ही महसूस होता था उनकी तरफ से कि ऐसा वो करती थी। और ऐसा सुनकर के राइटर हमेशा इस चीज़ को संतों की कहानियों की तरह ट्रीट करता था कि पुरानी संतों की कहानियाँ हैं,
इनमें उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आता था। क्यों? क्योंकि दादी के बचपन की बात होती थी कि दादी एक बच्ची थी और खेला करती थी। दिस सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। ओके, नेक्स्ट पैरा में कह रहा है सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से उनके फिजिक के बारे में बता रहा है कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, यानी हमेशा वो उनकी हाइट कम, शॉर्ट छोटी, एंड फैट मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और कुछ झुकी हुई। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। यहाँ पे क्रिस क्रॉस का मतलब आड़े टेढ़े, आड़े टेढ़े होता है यानी इधर उधर। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, आड़े टेढ़े जो रिंकल्स झुर्रियाँ थी, और रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, वो झुर्रियाँ इधर से उधर होती थी, यानी कि इतनी झुर्रियाँ वो थी चेहरे पर, उसका वर्णन किया है। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। यहाँ पे इतनी सर्टेनिटी से अगली बात कही है राइटर ने कि नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं वो वैसी ही थी हमेशा से जैसे मैंने उन्हें जाना, जैसे हमने उन्हें जाना वो वैसी ही थी हमेशा से। यानी फिर से वो इस बात को अस्वीकार कर रहा है पूर्ण रूप से। इसमें दृढ़ता की बात है, इतनी सर्टेनिटी से वो बात कर रहा है कि नहीं वो ऐसी ही रही होंगी जैसा हम लोग हमेशा से उनको देखते आए हैं, यानी पिछले 20 सालों से बूढ़ी, सिर्फ बूढ़ी। जवान और खूबसूरत और बचपन ऐसा उसको विश्वास नहीं होता अपनी दादी के लिए। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। बूढ़ी, इतनी खतरनाक बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी हो नहीं सकती थी, और उसी एज पर पिछले 20 सालों से थी जिस एज पर उसने उन्हें देखा। यानी कि 20 सालों से वो ऐसा बता रहा है कि उनकी एज बढ़ी ही नहीं थी, हालांकि उम्र बढ़ी, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वो 20 सालों से उसी एज पर थी, इतनी बूढ़ी कि अब उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। शी कुड नेवर हैव बिन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, 2 वर्ड्स हैं प्रेटी और ब्यूटीफुल, इनको जानने का एक यहाँ पर मौका है कि प्रेटी और ब्यूटीफुल में क्या डिफरेंस है। सी कुड नेवर हैव बिन प्रेटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ पे कहा है कि वो कभी भी प्रेटी नहीं थी पर हमेशा से खूबसूरत थी, यानी हमेशा से ब्यूटीफुल थी। तो ये बात काफ़ी कंट्राडिक्टरी है, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक स्पेसिफिक मीनिंग है। प्रेटी का मतलब होता है जो खूबसूरती चेहरे से हो, उसे हम प्रेटी से कहते हैं। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है कि किसी इंसान की शरीर के साथ साथ मन की खूबसूरती तथा उसकी कमियों के साथ उसको स्वीकार कर लेना, इसे ब्यूटीफुल या इसे ब्यूटी बोलते हैं। तो कह रहा है कि वो कभी प्रेटी नहीं रही होंगी बट हाँ हमेशा से खूबसूरत थी, यानी वो चेहरे से कभी इतनी खूबसूरत नहीं रही होंगी। जैसे लोग कहा करते थे ना कि वो कभी खूबसूरत और जवान थी, बट नहीं, वो कभी प्रेटी नहीं रही होंगी, यानी वो कभी जवान नहीं रही होंगी, वो चेहरे से कभी इतनी खूबसूरत नहीं रही होंगी, लेकिन हाँ हमेशा से खूबसूरत, हमेशा से ब्यूटीफुल है। यानी ऐसी खूबसूरती जो उनकी मन की है, ऐसी खूबसूरती जिनमें किसी इंसान को उसकी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उसकी दादी है तो हमेशा से ब्यूटीफुल थी। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. कह रहा है सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। हॉबल का मतलब होता है, हॉबल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि थोड़ा ऑकवर्ड वे में चलना, वॉक इन एन ऑकवर्ड मैनर। जैसे बूढ़े लोग चलते हैं कि कभी पैरों पर प्रेशर दे करके ज़मीन पर, कभी थोड़ा सा लड़खड़ा करके, कभी धीमे धीमे, कभी तो उस तरीके से। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वो घर में चलती थी इन स्पॉटलेस वाइट, यानी कि जो साड़ी थी वो इतनी सफ़ेद थी कि उस पर स्पॉट होने का कोई चांस ही नहीं था, स्पॉटलेस। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और एक हाथ, स्टूप माने होता है जो एक तरफ का झुकाव होता है, जब हम झुक जाते हैं, थोड़ा टेढ़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को स्टूप बोलते हैं। उभार एक तरफ जो आ जाता है, तो जो एक तरफ झुक जाती थी उसे बैलेंस करने के लिए एक हाथ उनकी कमर पर और दूसरा हाथ टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, यानी उनके हाथ में जो माला थी उनके मनकों को फेरना, ये उनके दूसरे हाथ का काम था जो नित्य प्रति होता था।
आगे कह रहे हैं कि हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। कह रहे हैं कि हर सिल्वर लॉक्स यानी उनके जो सिल्वर कलर की लट थी, लॉक का मतलब लट होता है, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। यानी कि उनकी जो लट थी, सिल्वर लट, वो फैली हुई थी थोड़ा इन एक डिसऑर्डर वे में, जिस अनटाइडली मतलब इन नॉट इन एन ऑर्डर, ऐसे अजीब तरीके से थोड़ा ऐसे बिखरी हुई थी चेहरे पर। ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल का मतलब होता है कि जिस चेहरे पर कोई उमंग उत्साह ना हो, थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा, यानी फीका सा चेहरा, हर पेल पकड़ फेस। और पकड़ का मतलब होता है वही अगेन झुर्री की बात, पकड़ माने झुर्री से भरा हुआ, झुर्री से युक्त उनका चेहरा था। और आगे कह रहे हैं एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो लगातार मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, लगातार मूव करते थे, हिलते थे, चलते थे एक इनऑडिबल प्रेयर में। इनऑडिबल यानी जिस आवाज़ को सुना ना जा सके, अश्रव्य आवाज़ में उनके होंठ लगातार चलते थे। यस सी वॉज ब्यूटीफुल। अगली लाइन में फिर से वही ब्यूटी, जो रियल ब्यूटी होती है, उसकी बात कही। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो खूबसूरत थी। अब आगे उनकी खूबसूरती को बयां कर रहा है कि वो किस तरह से खूबसूरत थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ने कहा यस, हाँ वो खूबसूरत थी। कैसी थी? सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो लैंडस्केप का मतलब होता है एक भूदृश्य जिसमें प्रकृति की अधिकता हो, यानी एक बड़ी ज़मीन जो दूर तक फैली हुई है उसका दृश्य, और जिसमें प्रकृति की अधिकता हो, यानी जिसमें नेचर खूब सारा हो। तो कह रहे हैं कि वो उनकी खूबसूरती जो सर्दियों में लैंडस्केप होता है माउंटेन्स का, माउंटेन्स में यानी पहाड़ों में जो सर्दियों का दृश्य होता है ना दूर तक, उनकी खूबसूरती वैसी थी। आगे कह रहे हैं एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। शुद्ध श्वेत शांति का फैलाव, जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी तो शुद्ध श्वेत शांति का फैलाव, यानी शांति, हमेशा हम लोग शांति को सफ़ेद से ही प्रदर्शित करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं शांति को सफ़ेद से ही करते हैं। तो श्वेत रंग, शुद्ध श्वेत रंग की शांति का फैलाव, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और जो अपने चारों तरफ उनकी खूबसूरती ऐसी सफ़ेद शांति की चादर और उसका फैलाव, और ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, उनकी जो खूबसूरती थी वो शांति और कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि, जो संतोष है और शांति है उसको अपने चारों तरफ फैला रही हो, वो अपने चारों तरफ उसी का प्रभाव हो, ऐसी खूबसूरती थी उनकी। तो अगले पैरा में क्या कहना है? माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपनी दादी के साथ में रिलेशनशिप को बताया कि कैसा रिलेशनशिप था, दोस्ती का, वो भी कैसे दोस्त? अच्छे दोस्त। वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। आप आगे कह रहे हैं कि मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए थे। क्यों? क्योंकि वो शहर गए थे सेटल होने के लिए, तो तब तक वो अपनी दादी के साथ था गांव में, एंड कॉन्स्टेंटली टुगेदर, लगातार अपनी दादी के साथ ही रहा। आगे कह रहे हैं सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो उन्हें सुबह सुबह, अक्सर सुबह सुबह जगाया करती थी, रोज़ाना ही उन्हें सुबह सुबह जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और उन्हें तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए। आगे वो कहता है सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। यानी वो अपनी सुबह की जाने वाली जो प्रार्थना होती है वो तब करती थी जब वो उसे नहलाती थी और तैयार करती थी, लेकिन उस प्रार्थना को वो एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वे में गाती थी। मोनोटोनस माने उसका अर्थ है कि एक ही धुन में, सिंग सॉन्ग यानी कि जो एक ही लय में एक ही वे में कॉन्स्टेंटली गाया जाता है, यानी ना उसमें उतार चढ़ाव है ना कुछ, तो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। तो यहाँ पर सिंग सॉन्ग का
जो अर्थ है वो ये है कि ऐसी आवाज़ जिसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो, लेकिन उस आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुना ना जा सके। यानी कुछ आवाज़ें सुनी जाएँ, फिर कुछ लुप्त हो जाएँ, फिर कुछ तेज़ी आए, फिर कुछ धीमे आए, तो उसको सिंग सॉन्ग बोलते हैं। अक्सर लोग गाया करते हैं, अक्सर लोग सिंग सॉन्ग ही करते हैं। जो हम लोग अपने आस-पास देखते हैं कि वो गा रहे हैं, मगर समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में गा कहाँ पे रहे हैं। कुछ जान पा रहे हैं, कुछ नहीं जान पा रहे हैं हम लोग। एंड वो तब तब गाती थी जब उसे तैयार करती थी और नहलाती थी। और जब वो गाती थी तो वो इस उम्मीद से गाती थी, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। इस उम्मीद से गाती थी कि मैं उसे सुनूंगा और उसे याद कर लूँगा, उसे रट लूँगा, सुनते सुनते मुझे याद हो जाएगी। आगे कह रहे हैं, आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। मैं उसे सुनता था, क्यों? क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्यार था, उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर है, थोड़ा सा ह्यूमरस वे में कहा है कि मगर खुद को कभी कष्ट नहीं दिया इस बात का कि मैं उस जो गा रही हूँ उसे याद करूँ। आगे कह रहे हैं, देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. कह रहे हैं कि then she would fetch my wooden slate with which she had already washed and plastered with yellow chalk. उसके बाद वो मेरी जो लकड़ी की स्लेट थी वो लाती थी और जिसे वो पहले से ही साफ़ कर चुकी होती थी, और साथ ही साथ जो येलो चौक होती थी उससे प्लास्टर कर चुकी होती थी, यानी उसे पूरा रंग देती थी येलो चौक से। और साथ ही साथ अ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और साथ ही साथ जो मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट था, जो उसकी दवात थी, स्याही रखने का बर्तन होता है जो, वो लाती थी, एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन भी साथ में। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। इतनी सारी सामग्रियाँ साथ मिलाकर उन्हें एक साथ करके उनका बंडल बना करके एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा देती थी। आगे कह रहे हैं, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। नाश्ते के बाद, नाश्ते में क्या? ऑफ अ थिक स्टील चपाती, यानी कि मोटी बासी रोटी यानी एक दिन पहले की बनी हुई रोटी, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर थोड़ा सा मक्खन और चीनी उसे फैली हुई। इसका नाश्ता करके वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। आगे वो कह रहे हैं, सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज टॉक्स, यानी अपने साथ सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज, वो अपने साथ कई सारी वही बासी रोटियां ले जाती थी, फॉर द विलेज डॉग्स, जो गांव के कुत्ते थे उनके लिए। तो अगले पैरा में वो कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्यों? क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था, मंदिर से लगा हुआ था, या मंदिर में ही था, मंदिर का एक भाग था, कह सकते हैं कि मंदिर से कंबाइंड था। आगे कह रहे हैं, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के पुजारी थे वो उसे अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाते थे, यानी जो वर्ण ज्ञान होता है, अक्षर ज्ञान होता है, पढ़ाते थे, और साथ ही साथ सुबह की जो प्रार्थना होती वो भी करवाते थे। आगे कह रहे हैं, वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जब हम बच्चे, जो बरामदा होता था, बाहर बरामदा और अंदर मंदिर, बाहर पढ़ाई और अंदर पूजा, यानी जब हम बच्चे बाहर बैठते थे बरामदा के दोनों तरफ, किसी भी तरफ, तो हमें जो अल्फ़ाबेट पढ़ाए जाते थे उन्हें हम लोग गाते थे, या अल्फ़ाबेट पढ़ाए जाते थे, या और द प्रेयर जो प्रार्थना पढ़ाई जाती थी उन्हें हम लोग गाते थे इन अ कोरस। कोरस माने होता है जब सब मिलकर एक साथ गाएं, समूह गायन। तो हम लोग साथ में जब गाते थे, जो अल्फ़ाबेट पढ़ाए जाते थे और प्रेयर पढ़ाई जाती थी, तो उनको हम लोग जब साथ में गा रहे होते थे तब माई ग्रैंड मदर सैड इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जो मेरी दादी होती थी वो मंदिर में, जो दूसरी साइड थी जहाँ पे पूजा होती थी, वहाँ पे बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, यानी जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उन्हें पढ़ती थी। आगे कह रहे हैं, वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम दोनों ही का कार्य पूरा हो जाता था, यानी हमारी पढ़ाई और दादी का पठन पाठन स्क्रिप्चर्स का, धार्मिक ग्रंथों का, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों ही वापस एक साथ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और तब जो गांव के कुत्ते होते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और वो कुत्ते हमें घर तक हमारा पीछा करते थे, गुर्राते हुए, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, लड़ते हुए, एक दूसरे से
क्यों? क्योंकि उन चपातियों के लिए जो हम लोग उनकी तरफ फेंकते थे, यानी कुत्तों को जो हम लोग चपातीस खिलाते थे, जो बासी रोटियां खिलाते थे, उनके लिए वे हमारा पीछा गांव तक करते थे, हमारे पीछे पीछे गांव तक आते थे। नेक्स्ट पैरा में राइटर कह रहे हैं, वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। जब हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता शहर में कंफर्टेबली सेटल हो गए, यानी आराम से सेटल हो गए, स्थायी रूप से रहने लगे, उनका कारोबार वहाँ पे बस गया, यानी सब कुछ स्थिर हो गया जब शहर में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया, हमें यानी मुझे और दादी दोनों को। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और ये एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से एक मोड़ आया। आगे कह रहे हैं, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। हालांकि हम दोनों अभी भी साथ रहते थे, वी शेयर द सेम रूम, हम लोग साझे रूम में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी अब इसके बाद स्कूल मेरे साथ नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं एक अंग्रेजी माध्यम में स्कूल जो था उसमें गाड़ी में बैठकर, यानी बस में बैठकर जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और शहर में उनकी गली में कोई कुत्ता नहीं था, कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और वो जो हमारे घर का आंगन था उसमें शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और उन्होंने फिर यहाँ पर जो खिलाती थी, उनका खिलाने की जो आदत थी उनकी, वो अब गौरैयों की थी। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। हमारे घर में जो आंगन था वहाँ पर अब गौरैयों को वो खिलाने लगी। यहाँ पर कह रहे हैं नेक्स्ट पैरा में, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीता, वर्ष बीते, साल बीते, हम लोग एक दूसरे को बहुत कम ही देखते थे। कारण कि राइटर अब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाता था, बस में बैठकर, दादी के साथ नहीं जाता था, दादी का संग बहुत कम ही होता था, तो यही कारण था। फॉर सम टाइम्स ही कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए, उसके बाद जो कुछ समय के लिए जब अंग्रेजी स्कूल में जाता था, सी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। उन्होंने मुझे सुबह जगाना जारी रखा और मुझे तैयार करना भी स्कूल के लिए, कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय तक। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से आता था, वापस आता था, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जो मुझे शिक्षक ने, अध्यापक ने वहाँ पर पढ़ाया होता था। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग राउंड, एक्सेट्रा। और आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें जो अंग्रेजी में शब्द होते थे वो बताया करता था, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था तो सारे शब्द ही अंग्रेजी होते थे। और क्या बताता था, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ चीज़ें जो पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा की कुछ बातें बताता था। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग राउंड। और जो ज्ञान होता था लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के बारे में, द बर्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, दुनिया गोल है, इसकी शिक्षा जो मुझे मिलती थी वो मैं उनको बताता था, आदि आदि। नेक्स्ट लाइन में क्या करें, दिस मेड हर अनहैप्पी। ये उन्हें नाखुश कर देता था। क्यों? सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी जो मुझे पढ़ाया जाता था उसमें। आगे कह रहे हैं, सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। उन्हें विश्वास नहीं होता था उन चीज़ों के बारे में जो मुझे पढ़ाते थे स्कूल में, उस इंग्लिश स्कूल में। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और थोड़ा सा निराश थी इस बात से कि विद्यालय में भगवान और धार्मिक ग्रंथों में के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। आगे कह रहे हैं, वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने ये घोषणा की, मतलब ये बताया उन्हें कि हमें म्यूज़िक भी पढ़ाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो काफ़ी परेशान हो गई, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। आगे कह रहे हैं, टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। टू हर, उनके लिए, म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, जो संगीत है उसका काफ़ी कामुकता से एसोसिएशन है, लगाव है, जुड़ाव है। क्यों? आगे कह रहे हैं, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। क्यों? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स। जो इट वॉज, ये म्यूज़िक थी,
उस पर एकाधिकार था, यानी सिर्फ वो ही लोग करते थे। कौन लोग? म्यूज़िक का प्रयोग सिर्फ हार्लॉट्स, वेश्याएँ एंड बेगर्स, और जो भिखारी होते थे वही करते थे। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल folk, और जो सभ्य लोग होते थे उनके लिए नहीं थी म्यूज़िक। नॉट मेंट फॉर जेंटल folk, और जो सभी लोग थे उनके लिए समझी नहीं जाती थी कि म्यूज़िक का वो लोग प्रयोग करें, उपयोग करें, सीखें, गाएं। ऐसा उनका मानना था कि इस पे सिर्फ भिखारियों और वैश्याओं का एकाधिकार था। आगे कह रहे हैं, सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, मगर उनकी शांति ने का अर्थ था अस्वीकृति, यानी वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी इस बात को। ये उनकी शांति से साफ दिख रहा था। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। आगे कहना, सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद उन्होंने यदा कदा, बहुत कम, कभी कभी ही मुझसे बात की। किसके बाद? इस बात के बाद कि जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं अब म्यूज़िक भी सीख रहा हूँ।